गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने हिस्ट्री का ही जो फर्स्ट चैप्टर है उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें है आज जो हम पढ़ेंगे डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन। क्या जो वुमेन्स थी उन्होंने भी क्रांति की थी या इस विद्रोह में भाग लिया था या उनको भी चेंजेस चाहिए थे, बदलाव चाहिए थे। तो आज देखते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग, वेरी बिगनिंग, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society। जैसे कि हमने देखा है कि शुरुआत से ही जो महिलाएं थीं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही हैं, यानी सक्रिय भागीदार रही हैं क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए। कहाँ? फ्रेंच सोसाइटी में। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। उनको आशा थी कि जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, जो उनकी भागीदारी है, वो क्या करेगा कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उन पर प्रेशर डालेगा। किस लिए प्रेशर डालेगा? कि अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए, कि वो महिलाओं की तरफ ध्यान दे और उनका जीवन स्तर भी सुधरे। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। बहुत सी महिलाएं थीं जो अपनी जीविका के लिए क्या करती थीं? काम करती थीं। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेसेस, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट। तो वो क्या करती थीं? कपड़े सीती थी, कपड़े धोती थी, फ्रूट्स बेचती थी, है ना। तो ये हम सब ने ये देख ही लिया है कि किस तरह से वो काम करती। तो हमने देखा कि किस तरह से जो एम्प्लॉयज़ थे, जो महिलाएं थीं, वो काम करती थीं कि कपड़े सिलती थीं, अपने लॉन्डर्स कपड़े धोती थीं, फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थी मार्केट में वो बेचती थी, और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। और डोमेस्टिक सर्वेंट्स का भी वो काम करती थी हाउसेज में, यानी जो अमीर लोग होते थे उनके घरों में वो काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। बहुत सी महिलाएं थीं जिनको एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग नहीं मिली थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज्ड अ मैरिज फॉर दैम। कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जो वुमेन थे एजुकेशन उनको नहीं मिलता था और ना ही कोई ऐसी जॉब ट्रेनिंग मिलती थी जिससे कि वो आगे जाकर अपना कोई अच्छा भविष्य बना सके। तो जो नोबल्स थे, जो वेल्दियर मेंबर्स थे, उन्हीं की जो डॉटर्स थी, बेटियां थीं, केवल वही पढ़ते थे। थर्ड ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट, यानी उनकी बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम, उसके बाद इनकी मैरिज कर दी जाती थी। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। और वर्किंग वुमेन थी वो क्या करती थी? अपनी फैमिलीज़ की भी देख रेख करती थी, खाना बनाती थी, पानी भरती थी, क्यू अप फॉर ब्रेड, है ना, और ब्रेड के लिए लाइनों में लगती थी। एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। देयर वेजेस वर लोअर दैन दोज ऑफ मैन। उनकी जो वेजेस थी वो मैन से कम थी, यानी जितनी सैलरी आदमियों को मिलती थी उससे कम सैलरी इन औरतों को मिलती थी। आगे हम देखते हैं कि in order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper। अब क्या है कि in order to discuss, अब क्या है कि डिस्कस करने के लिए, किसी चीज़ को निर्णय लेने के लिए, and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper। तो इन्होंने महिलाओं ने क्या किया? अपनी आवाज़ को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और अपने खुद के न्यूज़पेपर निकाले। अबाउट 60 वुमेन क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटी। कम से कम 60 वुमेन क्लब्स थे वो फ्रेंच सिटी में आए। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम। रिवोल्यूशनरी, इसमें जो सबसे जो मेन क्लब था वो था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ये सबसे मेन क्लब था, पॉलिटिकल क्लब। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। उनकी क्या डिमांड थी? कि वुमेन भी वही पॉलिटिकल राइट्स इंजॉय करें जो आदमी करते हैं फ्रांस में।
वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस दैम टू पैसिव सिटीजन। हमने पहले देखा था कि जो लुई 16 था 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो जो महिलाएं थीं वो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से डिसअपॉइंट थी, यानी निराश थी, क्योंकि उन्हें पैसिव सिटीज़न का जो पद था वो नहीं मिला था, यानी कि वो वोट नहीं कर सकती थी। दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली। उन्होंने क्या डिमांड की कि उनको वोट का अधिकार हो, असेंबली में वो भी इलेक्टेड हों, एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और राजनीतिक अधिकार उन्हें भी मिले। वन ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंट इन द न्यू गवर्नमेंट। और तभी जब उनको ये सब अधिकार मिलेंगे तभी वो नई सरकार में अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आप को कह सकते हैं कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट, इन द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। आगे के वर्षों में क्या होता है, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी डिड इंट्रोड्यूस लॉज, उन्होंने ऐसे कानून बनाए जो महिलाओं के जीवन में सुधार कर सकें। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, उन्होंने क्या किया उनके लिए स्टेट स्कूल बनाए। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, सभी लड़कियों के लिए स्कूल को कंपलसरी किया गया। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स दैम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अब जो उनके जो पिता थे, फादर्स थे, वो नहीं, अब उनको फोर्स नहीं कर सकते थे उनकी इच्छा के खिलाफ उनकी शादी करवाने की। मैरिज वाज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। मैरिज वाज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अब जो मैरिज था वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होने लगी, एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, और उसको सिविल लॉ के अंदर उसको रजिस्टर करना ज़रूरी हो गया है। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मैन एंड वुमेन, और डाइवोर्स के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता था, चाहे मैन या वुमेन। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, महिलाओं को अब जॉब्स के लिए ट्रेन किया गया। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, वो आर्टिस्ट बन सकती थी, स्मॉल बिजनेस मैन बन सकती थी, यानी वो अपनी मर्जी से कोई भी कार्य कर सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यू। अब वुमेन ने स्ट्रगल किया, किसके लिए स्ट्रगल किया, अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए। However, continue. During the reign of terror, the new government issues law ordering closure of women clubs and banning their political activity. अब क्या है कि जब रेन ऑफ टेरर के समय, यानी जैसे जब जैकोबिन क्लब्स का जो मेंबर था जॉब्सपियर, उसके समय में क्या थी, द न्यू गवर्नमेंट ने क्या लॉ इशू किया था कि जो वुमेन क्लब्स हैं उनको बैन, उनकी वुमेन क्लब्स को और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया जाए। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, बहुत सी महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया और उनको एग्जीक्यूट यानी फांसी दे दी गई। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब जो है महिलाओं के आंदोलन चलते रहे कई देशों में 200 ईयर्स तक। बहुत से देश ऐसे थे जहां महिलाओं को अपने अधिकार के लिए कम से कम 200 वर्षों तक स्ट्रगल करना पड़ा, और इक्वल वेजेस के लिए, यानी कि उनको समान काम के लिए समान वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ा। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। अब क्या क्या वोट के लिए फ़ाइट किया गया, कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सरफेस मूवमेंट, सरफेस मूवमेंट यानी जो वोट का अधिकार होता है उसके लिए 19th और 20th सेंचुरी में इनके लिए फाइट हुई। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ फ्रांस वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर वाज केप्ट अलाइव एंड इंस्पायरिंग मेमोरी। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो फ्रांस में हुई थी रिवोल्यूशनरी ईयर में, वो एक इंस्पायरिंग मेमोरी के तौर पर। इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। तो 1946 में फ्रांस की महिलाओं को वोट का अधिकार मिल गया। तो इस तरह से उन्हें फ्रांस में राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिल गई। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।